गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का ये फर्स्ट सेशन है और जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से सारे स्कूल कॉलेज कम्प्लीटली भारत ओवरऑल वर्ल्ड में भी बंद हैं। मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि जितने मंथ कोविड-19 की वजह से सफ़र किए हैं उतने मंथ की एजुकेशन को यदि हम घटा दें तो ये तो कन्फर्म है कि इस बार जो बोर्ड सिलेबस है वो आपका 30 से 35% तक रिड्यूस होने वाला है। देखिए, बेसिक फैक्ट से मैं आपको ये क्लियर कर दूं एग्रीकल्चर के ऑल स्टूडेंट्स को कि अपने जो बैचेस एग्रीकल्चर के चलते हैं वो बैचेस तभी स्टार्ट होंगे जब लॉकडाउन कम्प्लीटली ओवर हो जाएगा और गवर्नमेंट इन्हें चलाने की परमिशन देगी। दूसरी बात, तब तक हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपने सिलेबस पे पकड़ बनाएंगे। बेसिकली जितना एक्सपीरियंस हमें है उस पॉइंट ऑफ व्यू से 35% सिलेबस यदि रिड्यूस होता है तो कुछ चैप्टर्स आपकी केमिस्ट्री से गायब होने वाले हैं। अपने अनुभव के आधार पे और अपनी लिंक्स के आधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि हम उस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जो गायब नहीं होगा, लेकिन ये केवल परहैप्सिंग है, हो सकता है ये भी गायब हो जाए, लेकिन पूरे चांस हैं कि जिस यूनिट से मैं आपके एग्रीकल्चर की केमिस्ट्री क्लासेस अपने इस चैनल पे स्टार्ट कर रहा हूँ ये यूनिट गायब नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, आपको बहुत हार्डली मेहनत करनी है। बताना चाहूँगा मैं आपको कि यदि आप चैनल के द्वारा प्रोवाइड करे गए कंटेंट को बहुत अच्छे ढंग से डील करते हैं और उसके बाद हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, तो आपकी एक बहुत बेटर तैयारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिल सकती है। इवन तो मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, जितने भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो टेस्ट होते हैं, जैसे FSO का है, अपने जेट का है, उस टेस्ट से रिलेटेड मटेरियल भी आपको इस ऑनलाइन चैनल के माध्यम से टाइम टू टाइम अवेलेबल होता रहेगा। इवनिंग में क्लासेस अपलोड होंगी। कुछ सर्कमस्टांस की वजह से कभी कभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हो पाती हैं कंडीशंस की वजह से, तो आपको वरीड नहीं होना है। प्रयास मेरा पूरा रहेगा कि मैं रेगुलर आपके लिए क्लासेस अपलोड करूं और आपका भी प्रयास ये होना चाहिए कि जो मटेरियल आपको बताया जा रहा है उससे आप बहुत अच्छे ढंग से डील करें। आप फटाफट रटने का प्रयास करते हैं। तो आते हैं अपने इस क्लास नंबर 1 की वीडियो पर। देखिए, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में मैं आपको यूनिट 10 जैवाणु बायोमॉलिक्यूल करा रहा हूँ। बताना चाहूँगा आपको ये चैप्टर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लेवल से बहुत स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, मतलब इसमें आपको थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। देखिए, मैं वैसे बता दूं आपको, एग्रीकल्चर की केमिस्ट्री में और जनरल बोर्ड की केमिस्ट्री में जो बायो और मैथ्स वाले स्टूडेंट्स की होती है उनमें बहुत डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। आपकी केमिस्ट्री सिंपल टाइप की है, लेकिन ये जो यूनिट मैं करा रहा हूँ ये आपको टिपिकल पड़ेगी स्टूडेंट्स, और इसमें से काफ़ी कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस आपको अपने वेरियस एग्जाम्स में नजर आएंगे। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि जैव अणु बायोमॉलिक्यूल यूनिट स्टार्ट होती है इसकी फंटास्टिक डेफिनेशन से, इसकी फंटास्टिक परिभाषा से। पता है, मेरा हमेशा उद्देश्य ये होता है स्टूडेंट्स कि जितना हो सके उसकी वर्डिंग से उसकी डेफिनेशन को कैच करना चाहिए। ऐसे जटिल कार्बनिक अणु, ऐसे जटिल कार्बनिक अणु जो जीव जंतुओं में जैविक क्रियाओं को संचालित और नियंत्रित करते हैं और सजीव कोशिकाओं का संगठन बनाते हैं, जैवाणु कहलाते हैं। अब देखिए, काफ़ी हद तक हमने जैवाणु वर्ड से उसकी डेफिनेशन को रिक्रिएट किया है। एक बार दोबारा देखिए, जैव अणु, अणु से हमें याद आएगा जटिल कार्बनिक अणु और जैव से हमें याद आएगा जैविक क्रिया। दैट मीन्स ऐसे जटिल कार्बनिक अणु जो जीवों में जैविक क्रियाओं को संचालित और नियंत्रित करते हैं और उनका संगठन भी बनाते हैं, जैव अणु की कैटेगरी में आते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये बात आप भी जानते हैं कि बाई चांस ये डेफिनेशन 2 नंबर में आती है या 1.5 नंबर में आती है या 1 में आती है, 1 से कम में तो आएगी नहीं, तो आप बताइए क्या 2 लाइन की डेफिनेशन में एग्जामिनर आपको फुल 2 में से 2 दे देगा? बिल्कुल नहीं देगा।
मैं आपको इस बात को बताना चाहूँगा, आपको ये बात कंफर्म करना चाहूँगा कि बोर्ड के पैटर्न में बोर्ड के जो नोट्स होते हैं उनको लिखने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। हमें इस डेफिनेशन के साथ एक चार्ट बना के बोर्ड को देके आना है अपनी बोर्ड कॉपी में। कैसे, वो जरा देखिए। एक साइड में हम लिखते हैं जैवाणु और दूसरी साइड में हम लिखते हैं उनका जैविक कार्य। पता है स्टूडेंट्स, प्रत्येक मॉलिक्यूल जैवाणु की कैटेगरी में नहीं आता। वो मॉलिक्यूल जैवाणु की कैटेगरी में आता है रियलिटी में जो जैविक कार्य में प्रयुक्त होता है। अब जैसे मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपसे। देखिए, जैसे नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, तो मैंने कार्बोहाइड्रेट से ये पूछा कि भाई कार्बोहाइड्रेट आप जैविक अणु में क्यों आते हो, व्हाट इज द लॉजिक कि आपको जैविक अणु में रखा जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट ने कहा यार मैं जैविक कार्य करता हूँ इसलिए मुझे जैविक अणु में रखते हैं। तो मैंने पूछा कि भाई ऐसा कौन सा जैविक कार्य आप करते हो कि भाई आपको जैव अणु में रखा जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट ने कहा कि मैं तात्कालिक ऊर्जा स्रोत हूँ। दैट मीन्स इस पृथ्वी पर किसी भी जीव को जब कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, तो मैं फटाफट से ऊर्जा उपयोग करवाता हूँ। अब यार ये तो जैविक कार्य है, बिना ऊर्जा के तो भाई काम हो नहीं सकता, और ऊर्जा प्रोवाइड करा रहा है कार्बोहाइड्रेट, तो ये जैव अणु की कैटेगरी में आएगा। जो जैविक कार्य करेगा वो जैव अणु की कैटेगरी में आएगा। अच्छा, नंबर 2 की बात कर लेते हैं, प्रोटीन। मैंने भाई प्रोटीन से पूछा, भाई प्रोटीन आप मतलब जैव अणु में कैसे आते हो भाई, कौन सा जैविक कार्य करते हो। प्रोटीन ने कहा यार बोन फॉर्मेशन, दैट मीन्स अस्थि निर्माण। जिस ढांचे में जीव है उस ढांचे को मेरे बिना नहीं बना सकता कोई भी। भाई अस्थि का निर्माण तो जैविक कार्य में आता है, भाई ये तो जैव अणु में आएगा। नंबर 3 पे आया मैं भाई, वसा। मैंने कहा भाई वसा आप कैसे जैव अणु में आते हो। वसा ने कहा भाई सोनू इन सबको बता दे जितने भी उपापचयी नियमन हैं। पता है उपापचयी नियमन क्या होता है। आप कोई भी फूड सब्सटेंस खाते हो, आप कोई भी फूड डाइटरी सोर्स लेते हो, वो आपकी बॉडी के अंदर जाता है, फिर उस सोर्स उस पदार्थ से ऊर्जा कैसे बनती है, उसमें से न्यूट्रिएंट्स को अलग कैसे होना है, वो पूरा सिस्टम उपापचयी नियमन है। और ये किस मीडियम में होता है, वसीय मीडियम में होता है, वसा के माध्यम में नियमन होता है, और इसके बिना तो सिस्टम चल नहीं पाएगा। जैविक कार्य तो ये भी है। नंबर हम 4 की बात कर लेते हैं, हार्मोन की कैटेगरी में आते हैं, और इसी के साथ विटामिन को भी इंक्लूड कर लेते हैं। स्टूडेंट्स बताना चाहूँगा, हार्मोन और विटामिन आप भी जानते हैं वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं। आपको इस चैप्टर में विटामिनों को पढ़ना है, हार्मोन को पढ़ना है, वसा को पढ़ना है, प्रोटीन को पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट को पढ़ना है। वर्ड ऐसा लग रहा है कितना सिंपल होगा, लेकिन ये चैप्टर थोड़ा घुमाता है स्टूडेंट्स, उसका नज़र आप अभी इसी वीडियो में देखेंगे। चौथी कैटेगरी होती है अपनी हार्मोन एंड विटामिन, जो वृद्धि और विकास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। और नंबर 5 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लिक एसिड। स्टूडेंट्स इसको तो आप जानते होंगे, न्यूक्लिक एसिड के बिना तो आनुवांशिकता हो नहीं सकती। आनुवांशिकता के लिए न्यूक्लिक एसिड प्राइमरी इंपॉर्टेंस रखता है। कुल मिला के जो ऑर्गेनिक अणु, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जो कार्बनिक जटिल अणु जैविक कार्य करेगा वो जैव अणु की कैटेगरी में आएगा। और डेफिनेशन के साथ यदि आप इस प्रकार की सारणी एग्जामिनर को अवेलेबल करवाते हो ना स्टूडेंट्स, तो आपके नंबर कंफर्म है, आपका कोई भी नंबर रियलिटी में नहीं कटेगा। मेरे कहने का मतलब आप समझे कि भाई 2 नंबर एग्जामिनर तब आपको दे सकता है जब आपकी डेफिनेशन के साथ कोई साइडलाइन चीज़ अवेलेबल होगी। डेफिनेशन के साथ ये आप चार्ट बनाइए, इसको रटिए कि हमें किस तरीके से इसको याद करना है। कार्बोहाइड्रेट तात्कालिक ऊर्जा स्रोत है, प्रोटीन अस्थि निर्माण करता है, वसा उपापचयी नियमन करता है, हार्मोन और विटामिन वृद्धि और विकास के लिए चाहिए, और न्यूक्लिक अम्ल आनुवांशिकता के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए ये जैव अणु की कैटेगरी में आते हैं। हमें इन 5 कैटेगरी को अपनी इस यूनिट के अंदर पढ़ना है। और बताना चाहूँगा कि इस यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव व्यू में आते हैं, जिसका कुछ नज़ारा मैं आपको आज ही इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। बने रहिए चैनल के साथ। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट को। ओके, कार्बोहाइड्रेट देखिए, आपकी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में एक बिल्कुल सीधा क्वेश्चन बनता है बोर्ड पैटर्न पर, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट की 4 विशेषताएं दीजिए। ये बिल्कुल फ्लैट क्वेश्चन है,
कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट की 4 विशेषताएं आप रिप्रेजेंट कीजिए। बिल्कुल फ्लैट क्वेश्चन है। तो देखो किसे कहते हैं, साइडलाइन बात करते हैं। पहले मैं इसकी विशेषताएं आपको समझाता हूं, क्योंकि विशेषताओं को समझने के बाद परिभाषा तो आप ऑलरेडी समझ जाओगे कि कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा क्या होती है। पहले विशेषताओं पे आते हैं। कार्बोहाइड्रेट की विशेषताएं आपको एक्सप्लेन करते हैं, जरा गौर करिएगा। विशेषता नंबर 1 देखिएगा, इसी में से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं उनका सामान्य सूत्र CxH2O होता है। डायरेक्टली रटना पड़ेगा आपको, समझाऊंगा मैं अभी, आप देखिएगा। जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं उनका सामान्य सूत्र होता है CxH2O। अब जरा अपन एग्जाम्पल पे आते हैं। आपने जनरली पढ़ा होगा डी ग्लूकोज, और नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनर कभी कभी डीप क्वेश्चन पूछ लेता है। एग्जामिनर ने एक बच्चे से पूछा कि डी ग्लूकोज में डी का मीन्स क्या है, तो उसने बड़े फनी स्वभाव में ये कह दिया डी का मतलब डाबर, दैट मीन्स डाबर ग्लूकोज। एग्जामिनर ने 5 नंबर काट लिए। अरे भाई ये कोई मूवी थोड़ी चल रही है यार, मूवी में ऐड थोड़ी चल रहे हैं, ग्लूकोज नहीं डाबर ग्लूकोज। डी का मीन्स डाबर नहीं है, डी का मीन्स है डेक्स्ट्रो, और डेक्स्ट्रो का मीन्स क्या होता है उसकी नॉलेज आपको आगे दी जाएगी। इट्स ए ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब मैं आपको आगे समझाऊंगा। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि डी ग्लूकोज में डी का मतलब डाबर नहीं है, डी ग्लूकोज में डी का मतलब डेक्स्ट्रो है। पता है डी ग्लूकोज का फॉर्मूला आपके रनिंग में होगा C6H12O6, राइट। इस C6H12O6 को यदि हम CxH2O की फॉर्म में लिखें, मैं आपको यहाँ एक बात और क्लियर करना चाहूँगा कि x और y बराबर भी हो सकता है और x और y बराबर नहीं भी हो सकता। इसका मतलब मैं भी समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने डी ग्लूकोज लिखा C6H12O6, अब देखो मैं इसे कैसे लिखूंगा, C6H2O का होल 6। देखना अपन मेंटेन कर सकते हैं क्या? C6 हाइड्रोजन 12 हैं, 6 दूनी 12, ऑक्सीजन 6 हैं, O6। सही है सर, हम बिल्कुल लिख सकते हैं इसे। अब आप बताओ जो C6H2O का होल 6 मैंने लिखा है, क्या ये CxH2O की फॉर्म में नहीं है? x के स्थान पे 6, y के स्थान पे 6, और आप देख रहे होंगे x = y इक्वल है। बिल्कुल देखिए ये कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा चलो एक और कार्बोहाइड्रेट से मिलवाता हूँ, आप खूब जानते हैं उसे, शर्करा। चीनी का इस्तेमाल रेगुलर आप करते हैं। जब भी आप चीनी को चाय में डालते हैं, जब भी आप चीनी का यूज़ कहीं भी करते हैं, तो आपको शर्करा का फॉर्मूला एक बार मुंह से बोलना चाहिए, आपको रट जाएगा। शर्करा C12H22O11। जनरली मैं देखता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों को स्टूडेंट्स बता नहीं पाते हैं, और प्रैक्टिकल वाला एग्जामिनर इन्हीं बातों को लेके बैठ जाता है कि यार सोनू जी बेसिक नॉलेज नहीं है बच्चों को, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए यार बच्चों को। अब शर्करा का फॉर्मूला कोई स्टूडेंट एग्जामिनर को नहीं बता रहा ना, तो ये गलत है स्टूडेंट्स। चीनी हमारी डेली रूटीन लाइफ का हिस्सा है। आप चीनी खरीदने जाते हैं तो उसको बोलो, वो आपको पागल समझेगा। साइंस के स्टूडेंट तो वैसे ही पागल होते हैं, समझ रहे हो। हाँ भाई 1 किलो चीनी दीजिए, C12H22O11 दे दीजिए, वो हंसेगा क्या बोल रहा है, हमें तो फॉर्मूला याद होगा। शर्करा C12H22O11, क्या हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं? हम इसे लिखेंगे C12H2O होल 11। जरा देखिए C12 11 दूनी 22 O11 बिल्कुल लिख सकते हैं। और इस फॉर्म में आप गौर करें तो ये CxH2O की फॉर्म में बिल्कुल फिट बैठता है, देखिए। लेकिन आप एक चीज़ और गौर करें, x और y बराबर नहीं है। x = 12 है, y = 11 है। तो इसका मतलब जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनमें x = y भी हो सकता है और x = not y भी हो सकता है। ये इसकी पहली विशेषता है कि कार्बोहाइड्रेटों का भाई पहला पर्सनालिटी क्या है, कार्बोहाइड्रेटों की पहली स्पेशलिटी क्या है? कार्बोहाइड्रेटों की पहली स्पेशलिटी है कि कार्बोहाइड्रेटों में सामान्य सूत्र होता है CxH2O। x = y भी हो सकता है और x = y नहीं भी हो सकता। तो बोर्ड ने एक क्वेश्चन पूछा था, किसी कॉम्पिटिटिव में आया हुआ है कि x = y का उदाहरण दीजिए। तो x = y का एग्जाम्पल क्या हो गया? डी ग्लूकोज। साइड में बना के ये डेक्स्ट्रो। इन चीज़ों का बहुत फ़ायदा मिलता है, एग्जामिनर की नज़र जाती है कि बच्चा कितना अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट कर रहा है। C6H12O6 लिख सकते हैं, C6H2O6, और ये मैच करता है CxH2O से, इसमें x = y है। शर्करा C12H22O11, C12H2O11, 12 11 अलग अलग, दैट मीन्स x और y अलग अलग हैं। तो शर्करा एग्जाम्पल है
उसका जिसमें x इक्वल टू नॉट वाई है। मेरे कहने का मतलब बता दूं आपको कि इस यूनिट में रटने के साथ साथ समझने के लिए भी बहुत कुछ है। अभी हम केवल एक विशेषता पढ़ रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये पहली क्लास है, लगातार क्लासेस अपलोड होती रहेंगी इसी चैनल पर। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए सोनू केमिस्ट्री लगातार। हैव ए ग्रेट डे एंड स्वीट नाइट फ्रॉम सैम सर।